गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको विज्ञान कक्षा 7 का पाठ 2 रेशों से वस्त्र तक कराएंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इस पाठ के पहले 3 टॉपिक करा दिए थे। आज की इस वीडियो में इसके बाद के 2 टॉपिक कराए जाएंगे। रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना, दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक अवश्य देखेंगे और इसको समझेंगे और सुनेंगे, और बाद में जो आपको इसके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे वो आप अपनी कॉपी में अवश्य करेंगे। तो टॉपिक होता है पहला आज का रेशम। बच्चों, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। पुराने समय में, बहुत पुराने समय में राजा महाराजा सब रेशम के बने हुए ही कपड़े पहनते थे, क्योंकि रेशम के कपड़े हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक होते थे। रेशम के कपड़े आज भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन आज के समय में विश्व का सबसे ज़्यादा रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत में भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। भारत पूरे विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लयदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लेसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित होते जाते हैं। रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और अपना नया जीवन चक्र आरंभ करते हैं। रेशम कीट पालन। जो रेशम कीट पालन का जो होता है, इसको हम रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। इसका अध्ययन करने का जो विषय है, ये इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। असम तथा झारखंड में ही कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानीपूर्वक कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप व नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडों में से अधिक लार्वा निकल आए। लार्वा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं। लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार में काफ़ी बड़े तथा मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियों को रखते जाते हैं। लगभग 25 से 30 दिन में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों से बाहर आने लगते हैं।
इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। अब बारी आती है कि कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। पूर्ण कोकून बन जाने पर उन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। निम्न स्तर मतलब घटिया क्वालिटी का। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर लिखी हुई है। रेशम कीट के कोकून से 300 मीटर से 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। अब बारी आती है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व किस प्रकार से है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन जंतु रेशों का उपयोग करते हैं उनमें प्रमुख रूप से भेड़ के बालों से प्राप्त ऊन तथा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशमी धागे हैं। इन जंतु रेशों का उपयोग विविध प्रकार के वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है ऊन की उपयोगिता की। आप बच्चों जानते हैं कि ऊन हमारे लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, टोपा लगाते हैं, लोई ओढ़ते हैं, जैकेट पहनते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब ऊनी वस्त्र हैं। इन ऊनी वस्त्रों का उपयोग हम ठंड से बचने के लिए करते हैं। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती। कालीन, गलीचे, पायदान तथा अन्य घरेलू सामग्रियों को बनाने में भी ऊन का प्रयोग किया जाता है। अब रेशम की उपयोगिता। रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं, इसलिए इनसे बने वस्त्रों का उपयोग किसी भी मौसम में बहुतायत से होता है। भारत में रेशमी धागों से बनी रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी अत्यधिक प्रचलित है जिन्हें विशेष अवसरों पर पहनना पसंद किया जाता है। आजकल कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों का उपयोग चलन में अधिक है। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से अन्य वस्तुएं जैसे पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टांके आदि भी बनाए जाते हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा? भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त की जाती है। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं।
रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले जो सवाल है वो विकल्प का है। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। इसमें पहले तीन विकल्प ऊंट तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें उपरोक्त सभी पर हम निशान लगाएंगे। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, इसमें अशाकाहारी पर निशान लगाएंगे। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है अभिमार्जन अर्थात धुलाई। रेशम है जंतु रेशे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय, यहाँ पर बालों आएगा, बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ख ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक को कार्य करती है, यहाँ पर कुचालक आएगा। ग रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरिकल्चर कहलाता है। घ प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोया या कोकून कहलाती है, यहाँ पर कोया या कोकून आएगा। ड रेशम उद्योग के कारीगर एंडेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, यहाँ पर एंडेक्स आएगा। प्रश्न नंबर 3, इसमें हमें सही या गलत बताना है। क कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं, इस पर राइट का निशान लगाएंगे। ख ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था ये गर्मियों के मौसम में काटे जाते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बाल को हम गर्मियों के मौसम में काटते हैं, तो इसलिए ये निशान यहाँ पर गलत का लगाएंगे। ग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, ये सही है तो राइट का निशान लगाएंगे। घ सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। ड रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, ये गलत, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4, इसमें स्तंभ का और स्तंभ ख का मिलान करना है। इसमें हम अभिमार्जन को काटी गई ऊन की सफाई से मिलाएंगे। कोकून को मिलाएंगे, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक ऊन देने वाला जंतु। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन। रीलिंग रेशम के रेशे का संसाधन। प्रश्न नंबर 5, इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर देने हैं। ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर इस प्रकार है, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। ख ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, ये भारतीय नस्ल की कुछ भेड़ हैं। वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। घ जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ड रेशम कीट प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण बताइए। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, रेशम के कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं टसर रेशम, मंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए।
ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं और रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। बच्चों, ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं और पाठ पढ़ा भी दिया गया है। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरे शिक्षक साथी देख रहे हों, उन्हें कुछ कमी नज़र आई हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।